नमो नमः। संस्कृत व्याकरण कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, आप लोगों ने गागर में सागर भरने वाली कहावत तो अवश्य ही सुनी होंगी। इसका तात्पर्य होता है कि कम शब्दों में अधिक बातों को कहना। हर व्यक्ति बड़े शब्दों की अपेक्षा छोटे शब्दों को कहना अधिक पसंद करता है, क्योंकि बड़े की अपेक्षा छोटे शब्दों को कहने में समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। इसीलिए व्याकरण शास्त्र में एक ऐसी विधि बनाई गई जिसके द्वारा अनेक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना दिया जाता है। उस विधि का नाम है समास, जिसे आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समास प्रकरण। बच्चों, समास जो है उसकी परिभाषा दी गई है कि समासनम समासः। समासनम का अर्थ होता है संक्षेप करना, छोटा करना, यानी कि छोटा करने की जो विधि है, संक्षेप करने की जो प्रक्रिया है, उसी को समास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक पदी भावः समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास है। जैसे देखिए, राज्ञः पुरुषः, यहाँ पर दो पद है, राज्ञः और पुरुषः। इन दोनों को जोड़कर एक पद बना दिया गया है, राजपुरुषः। तो राजपुरुषः कहने में बच्चों सुविधा होती है। इसकी अपेक्षा राज्ञः पुरुषः की अपेक्षा हर व्यक्ति चाहेगा कि वह राजपुरुषः ही बोले। उसी प्रकार है मासेन पूर्वः, इसका छोटा बन गया मास पूर्वः, यानी कि दो पदों को जोड़कर एक पद बना दिया गया। तो समास एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जब संधि आप लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें वर्णों का मेल हुआ था और वर्णों में विकार उत्पन्न हुआ था। तो संधि जो है वह वर्णों का विषय है, लेकिन समास जो है बच्चों यह पदों का विषय है। इसमें पदों का मेल होता है, दो पदों का भी मेल हो सकता है और दो से अधिक पदों का भी मेल हो सकता है। तो जो अधिक पद होते हैं वह एक पद बन जाता है और एक पद बनकर वह छोटा हो जाता है, वही समास है। समास का अर्थ ही होता है छोटा, संक्षेप करना। चलिए अब समास के प्रकार को देखते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। बच्चों, कई पुस्तकों में अलग अलग लिखे हुए होते हैं। किसी में रहता है कि 4 प्रकार के होते हैं, किसी में लिखा हुआ रहता है कि समास 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन बच्चों, मुख्य रूप से समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। और जो 6 प्रकार के समास हैं यह हर जगह मान्य है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है तो आप उसमें 6 प्रकार ही लिखेंगे, क्योंकि 6 प्रकार को ही मान्यता मिली हुई है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार अगर पूछे कि उसके अनुसार या उनके अनुसार, तब आप जो पढ़े हैं वो बताएंगे कि उनके अनुसार 4 प्रकार है, किनके अनुसार क्या है। लेकिन ऐसे अगर पूछे तो आप कहेंगे कि समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास हैं। अब चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि इन्हें किसे कहा जाता है। पहला है बच्चों अव्ययी भाव समासः। इसके विषय में कहा जा रहा है कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, यानी कि जिस समास का
पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद अर्थात पहला पद जो प्रधान होता है वही अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद प्रधान भी होता है और पूर्व पद अव्यय भी होता है। अव्ययी भाव समास में आप याद रखेंगे इसका पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है। जैसे देखिए यथा शक्ति, तो इसमें यथा जो है यह पूर्व पद है और यही प्रधान है और ये अव्यय भी है। यथा शक्ति, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तोड़ेंगे तो होगा शक्तिम अनतिक्रम्य इति, अर्थात शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार यानी यथा शक्ति। फिर है अनुरूपम, इसका अनु जो है वो अव्यय है और इसी पद की प्रधानता है। तो अनुरूपम का अगर हम विग्रह करेंगे तोड़ेंगे तो होगा रूपस्य योग्यम इति, यानी कि रूप के अनुसार। तो देखिए बच्चों, अगर समास की प्रक्रिया नहीं होती तो हम यथाशक्ति नहीं कह पाते। हमें बोलना होता शक्तिम अनतिक्रम्य इति और रूपस्य योग्यम इति, दिनम दिनम इति। इतना लंबा लंबा हमें कहना पड़ता, लेकिन समास के कारण हम इन पदों को जोड़कर एक पद बना देते हैं और छोटा कर देते हैं और बोलने में आसानी होती है और ऊर्जा और समय की भी बचत होती है। तो अव्ययी भाव समास में आप याद रखेंगे कि प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है। प्रतिदिनम, प्रति अव्यय है, उपगंगम इसमें उप अव्यय है। तो आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न आएंगे वह या तो इस तरह से लिखे हुए रहेंगे यथाशक्ति और कहा जाएगा कि उसका विग्रह करें यानी कि उसे तोड़ें, या फिर विग्रह करके दिया हुआ रहेगा शक्तिम अनतिक्रम इति और कहा जाएगा कि इसका सामासिक पद क्या होगा। तो आपको लिखना होगा यथाशक्ति। और अगर लिखा रहे यथाशक्ति और पूछा जाएगा कि इसका विग्रह क्या होगा तो आपको लिखना पड़ेगा शक्तिम अनतिक्रम्य इति। उसी प्रकार अनुरूपम रूपस्य योग्यम इति, प्रतिदिनम दिनम दिनम इति, उपगंगम गंगायाः समीपम इति। ये हो गया अव्ययी भाव समास। दूसरा है बच्चों तत्पुरुष समास। इसमें कह रहा है कि उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, यानी कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है यानी दूसरा पद जिसका प्रधान होता है। अव्ययी भाव में देखिए पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान था, लेकिन तत्पुरुष में कह रहा है कि उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जो है वो प्रधान होगा, उसकी प्रधानता होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए कर्म कुशलः, तो कर्म प्रथम पद है और कुशलः द्वितीय पद है। द्वितीय पद जो अंतिम पद होता है उसी को उत्तर पद कहा जाता है। तो कर्म कुशलः में कुशलः इस पद की प्रधानता है। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे ही तत्पुरुष समास कहा जाता है। कर्म कुशलः अर्थात कर्मणि कुशलः, यानी कि कर्मों में कुशल। तत्पुरुष समास के बच्चों 6 भेद हैं। इन्हें 6 भेदों में बांटा गया है। पहला है द्वितीय तत्पुरुष। इसका प्रथम तत्पुरुष नहीं होता है, द्वितीय से शुरू होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास यानी जिस समास का प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में होता है, यानी प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगी होती है उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे ग्राम गतः, इसको अगर बच्चों विग्रह करेंगे तो होगा ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है और ग्रामम जो है वो प्रथम पद है, इसीलिए यह द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। फिर है अस्तगतः, इसको अगर विग्रह करेंगे तो होगा अस्तम गतः, यानी कि जो अस्त हो चुका है। कूपपतितः, इसको विग्रह करेंगे तो होगा कूपम पतितः, यानी कि कुएं पर गिरा हुआ।
तो ग्रामम, अस्तम, कूपम इन पदों में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए इन्हें द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिस समास का प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में हो उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे है तृतीय तत्पुरुष समास, यानी कि जिस समास का प्रथम पद तृतीय विभक्ति में हो उसे तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि मास पूर्वः, इसे अगर विग्रह करेंगे तो होगा मासेन पूर्वः, यानी कि मास से पहले। तो मासेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। उसी प्रकार है मातृ सदृशः, यानी कि मात्रा सदृशः, मात्रा में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, यानी कि माता के समान, माता के सदृश। आचार्य निपुणः, आचार्येण निपुणः, यानी कि आचार से निपुण, व्यवहार से जो निपुण है। तो इन पदों में आचार्येण, मात्रा, मासेन इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये तृतीय तत्पुरुष समास है। तो तृतीय तत्पुरुष समास में प्रथम पद में तृतीय विभक्ति लगती है। उसके बाद आता है चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो इसका प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति में होगा। जैसे देख लीजिए गोहितम, गवे हितम, यानी कि गाय के हित के लिए, गवे में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशाय में चतुर्थी विभक्ति है। पाठशाला, यानी कि पाठ के लिए शाला, तो पाठाय इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, यानी कि प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है और प्रथम पद की ये द्वितीय पद की यहाँ पर प्रधानता है। तो ये क्या हो गया, चतुर्थी तत्पुरुष समास। उसके बाद है पंचमी तत्पुरुष समास, अर्थात जिसका प्रथम पद पंचमी विभक्ति में हो। जैसे देखिए चौर भयम, इसे अगर विग्रह करेंगे तो होगा चौरात भयम, यानी कि चोर से भय। चौरात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। फिर है सर्प भीतः, सांप से डरा हुआ, सर्पात भीतः। वृक्ष पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, वृक्षात पतितः। तो वृक्षात में, सर्पात में और चौरात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए यह जो है पंचमी तत्पुरुष समास है। आगे है षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी जिसका प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में हो। जैसे देखिए राजपुत्रः, इसका अगर विग्रह करेंगे तो होगा राज्ञः पुत्रः, राज्ञः में षष्ठी विभक्ति है, यानी राजा का पुत्र। उसी प्रकार विप्रपुत्रः, विप्रस्य पुत्रः, विप्रस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसका तात्पर्य हुआ कि ब्राह्मण का पुत्र। देव मंदिरम, देवस्य मंदिरम, देवता का मंदिर। तो देवस्य, विप्रस्य और राज्ञः ये सब में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर है सप्तमी तत्पुरुष समास, यानी जिसका प्रथम पद सप्तमी विभक्ति में हो उसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दानवीरः, यानी दाने वीरः, दान में जो वीर है। कर्म कुशलः, कर्मणि कुशलः, यानी कि कर्म करने में जो कुशल है। सभा पंडितः, सभायाम पंडितः, यानी जो सभा में पंडित है। तो दाने, कर्मणि, सभायाम इन पदों में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए।
अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरा समास जो है वह है कर्मधारय समासः। कर्मधारय समास में क्या होता है? समास में विशेषणम विशेषेण बहुलम, अर्थात इसमें विशेषण के साथ विशेष्य का समास होता है। इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों होता है और दोनों पद जो हैं आपस में मिलते हैं। दो पद जो होते हैं बच्चों, इसमें एक विशेष्य होता है और एक विशेषण होता है। जैसे देखिए नीलोत्पलम, इसका अगर विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीलम उत्पलम, यानी कि नीले रंग का पत्ता। ये जो उत्पलम है ये है विशेष्य और नीलम है विशेषण। उसी प्रकार महापुरुषः, महान पुरुषः, महान जो है वो विशेषण है और पुरुषः विशेष्य है। सुंदर नारी, इसका विग्रह करेंगे तो होगा सुंदरी नारी। नारी विशेष्य है और सुंदरी विशेषण है। तो जहाँ पर विशेष और विशेषण दोनों हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसे आप याद रखेंगे। आगे है बच्चों द्विगु समास। इसका कह रहा है संख्या पूर्वे द्विगु। संख्या पूर्वे यानी कि जिसके पूर्व में, जिसके पहले कोई संख्या आता हो, कोई संख्यावाचक पद हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए पंचपात्रम, तो आगे में पंच आया, पंच संख्या है, संख्यावाची पद है, तो ये जो पंच आ गया इसी कारण यह द्विगु समास होगा। इसका अगर विग्रह करेंगे तो होगा पंचानाम पात्राणाम समाहारः, यानी 5 पात्रों का समाहार। फिर है पंचतंत्रम, पंचानाम तंत्राणाम समाहारः, 5 तंत्रों का समूह। फिर है त्रिलोकी, त्रि भी देख लीजिए संख्यावाची पद है, तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समाहार, उसे कहते हैं त्रिलोकी। तो जिन पदों के पूर्व में संख्यावाचक पद हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आप याद रखेंगे कि केवल नदीवाचक शब्दों को छोड़कर नदी के आगे अगर संख्यावाची पद है तो वह द्विगु समास नहीं कहलाएगा, वह अपवाद में चला जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का कह रहा है चार्थे द्वंद्वा, चा अर्थे, यानी कि जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता हो। जैसे देख लीजिए गौरी शंकरौ, गौरी च शंकरः च, यानी कि गौरी और शंकर, गौरी शंकरौ, जहाँ दोनों पदों की प्रधानता होती है। चा अर्थ है, यानी कि चा का अर्थ होता है और, तो गौरी शंकरौ, यहाँ पर गौरी की भी प्रधानता है और शंकर की भी प्रधानता है, दोनों की प्रधानता है, इसलिए यह द्वंद्व समास है। फिर है पितरौ। पितरौ में जो 2 पद हैं वे हैं माता च पिता च, यानी कि माता और पिता, इन दोनों का अगर हम समासिक पद बनाएंगे, समास करेंगे तो हो जाएगा पितरौ। पितरौ का अर्थ बहुत बच्चे समझते हैं केवल पिता, ऐसा नहीं होता है बच्चों। पितरौ का अर्थ हुआ माता और पिता दोनों। फिर है भीमार्जुनौ, यानी भीमश्च अर्जुनश्च, भीम और अर्जुन दोनों को अगर समास करेंगे तो होगा भीमार्जुनौ। तो जहाँ दोनों पदों की
2 से अधिक पद भी हो सकते हैं बच्चों। तो यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि जहाँ सभी पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास होता है। आगे है बहुव्रीहि समास। इसका कह रहा है कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ यानी कि यहाँ पर जितने भी पद दिए हुए हैं इन पदों को छोड़कर अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, यानी कि दूसरे पदों की। जो यहाँ दिया हुआ है उन पदों की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि कोई दूसरे पद की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए श्वेतांबरा, तो श्वेतम अंबरम यस्याः सा, यहाँ पर ना तो श्वेत की प्रधानता है और ना ही अंबर की प्रधानता है। दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं है, बल्कि प्रधानता उसकी है जो श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली है। तो श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली कौन है? किनका श्वेत वस्त्र होता है? माँ सरस्वती का। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है? सरस्वती की प्रधानता है, ना श्वेतम की है और ना अंबरम की है। अन्य पदार्थ प्रधानो, अन्य पदार्थ की जहाँ प्रधानता होती है। उसी प्रकार है पीताम्बरः, यहाँ ना तो पीतम की प्रधानता है और ना ही अंबर की प्रधानता है, बल्कि प्रधानता किसकी है? पीतम अंबरम यस्य सः। पीला वस्त्र है जिसका वह। तो पीला वस्त्र किसका है? कृष्ण का भी है और विष्णु का भी है। तो यहाँ पर कृष्ण की प्रधानता है या विष्णु की प्रधानता है, यानी कि अन्य पद की प्रधानता है। फिर है चंद्रशेखरः, ना तो चंद्र पद की प्रधानता है और ना ही शेखर पद की प्रधानता है, बल्कि यहाँ पर प्रधानता है चंद्रशेखरे यस्य सः, यानी जिसके सिर पर चंद्र है उसकी प्रधानता है। तो किसके सिर पर चंद्र है? शिव के सिर पर। शंकर भगवान के मस्तक पर, माथे पर चंद्रमा है, तो यहाँ पर शिव की प्रधानता है। तो बच्चों यहाँ पर समास प्रक्रिया पूरी होती है। समास बच्चों और भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाया है। अभी आप इतना ही पढ़ें। कुछ ये समास के उपभेद जो हैं वो अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आप 6 समास मानकर ही पढ़ें और इसे याद करें, समझें, ताकि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाए तो आप उसका उत्तर दे सकें। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।